मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संधि भाग 4 पर। इसके अंतर्गत आज हम गुण संधि पर बात करेंगे। मित्रों देखिए, हमने जब संधि पर बात करनी शुरू की थी तब बात की थी कि हमारे यहाँ संधि का एक क्रम है। क्रम कैसे है कि पहले हमने दीर्घ संधि में जो अ और आ है इनको अपने बड़े रूप में मिलाया या अपने रूप में मिलाया तो बना आ। फिर ई को ई के साथ मिलाया तो बना दीर्घ ई। फिर ऊ को ऊ के साथ मिलाया तो बना दीर्घ ऊ। इस प्रकार इन सभी सजातीय स्वरों को हमने अपने रूप के साथ मिलाया, हर्ष रूप के साथ में मिलाया और दीर्घ रूप के साथ में मिलाया, तो इसको हमने कहा दीर्घ संधि। अब हमने इनको आपस में तो एक संधि में मिला दिया। अब अपने को ये मिलाना है कि ये जो हर्स्व अ और आ है इसके साथ हमें हर्स्व ई और दीर्घ ई को मिलाना है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ए। उसी प्रकार यहाँ दोनों आ रहेंगे और इसके साथ उ और ऊ दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ओ। फिर अ और आ के साथ हम री स्वर को मिलाएंगे तो बनेगा अर। ये संस्कृत में दीर्घ ई भी है, परंतु हमारी भाषा में इस री से कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए हम केवल हर्स्व री को लेंगे। फिर संस्कृत में यहाँ ली भी है, उससे अल बनता है, उसका प्रयोग भी हमारी भाषा में नहीं है, इसलिए हम केवल 3 को लेते हैं। संस्कृत में 4 लेते हैं, अल को भी लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ आप नोटिस करना, ये ए ओ और अर, ये जो विकार हो रहे हैं, हमने बात की थी संधि किसका नाम है, मेल का नाम और विकार का नाम। तो ये तो हुआ मेल और फिर हुआ ये विकार, ये हुआ मेल ये विकार, ये हुआ मेल ये है विकार। तो ये जो विकार हुआ है 3 प्रकार से, इसी विकार को हम गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और इसीलिए इस संधि को गुण संधि नाम दिया गया है। तो आप इसकी ट्रिक ये है कि जहाँ पर भी संधि युक्त शब्द है, ए की मात्रा लगी हुई, ओ की मात्रा लगी हुई या रकार ऊपर लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो यहाँ गुण संधि है। तो इसको और स्पष्ट करने के लिए हम कई प्रकार के उदाहरणों के साथ बात करेंगे कि जब तक हम बहुत सारे उदाहरण नहीं सीख लेंगे, उनके साथ हम काम नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने सिद्धांत को या अपने सूत्र को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए ये अ, तो पहले एक एक स्वर को लेंगे, फिर सामने वाले भी एक एक स्वर को लेंगे। तो अ के साथ हमने हर्स्व ई मिलाया तो क्या बना? ए बना। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। सुर कहते हैं देवता को और इंद्र। अब इसकी संधि करते हैं तो मैंने कहा था ना अ और ई ये मिलके क्या बनेगा? ए। तो सु रह गया, फिर रह के हर्स्व हो गया, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगी और ये सुरेंद्र बना। उसी प्रकार देवेंद्र, देवेंद्र देव और धन इंद्र। अब देखिए यहाँ से अगर हमने अ लिया और यहाँ से हमने ई लिया, दोनों का विकार क्या हुआ? ए। अब वापस इसको मिलाएंगे तो दे
व, चूँकि यहाँ ह्रस्व व हो गया और अब इसके साथ ए मिलाएंगे तो ये ए बन गया। इधर इसके साथ विकार में आ गया, पीछे पीछे क्या रह गया, न ह्रस्व और द्र। तो इस प्रकार यह गुण संधि निष्पन्न होती है। हमने ई का उदाहरण ले लिया, अब अगला और उदाहरण लेते हैं। आप श्वेत पट पर अपनी दृष्टि जमाए रखें। अब ये ई हमने ह्रस्व लिया था, अब हम दीर्घ ले लेते हैं तो भी क्या बनेगा, रूप यही बनेगा। अब ये सुर, मैंने कहा था ना ईश और इंद्र बार बार आएगा, तो ये वापस ईश शब्द आ गया, ये बन गया सुरेश। उसी प्रक्रिया से फिर दिन, धन, ईश, तो ये क्या बन गया, दिनेश। तो ऐसे और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। ब्रज संधि ईश, ब्रजेश। तो अब हमने अ के साथ ह्रस्व ई मिला दिया, दीर्घ ई मिला दिया। अब हमने क्या मिलाना है, आ के साथ मिलाना है। तो पहले हम यहाँ आ रखेंगे और फिर यहाँ ह्रस्व ई रखेंगे, तो भी क्या बनना था, ए। वही इंद्र रख लो, बस इसके आगे थोड़ा परिवर्तन करना है, यहाँ महा आ जाएगा। तो आ के साथ ई मिलाया तो क्या बना, ये महेंद्र। उसी प्रकार यथा संधि इष्ट, वही यहाँ आ है, यहाँ ई है, ये शब्द बना यथेष्ट। तो इसकी ट्रिक विधि क्या हुआ, देखो ए लगा क्या बना, गुण संधि, ए लगा क्या बना, गुण संधि। अब हमने इसके भी दो उदाहरण देख लिए। अब हम आ के साथ ह्रस्व ही देख लिया, अब दीर्घ ही देखते हैं। इसका भी रूप क्या बनेगा, ए बनेगा। तो वही इसका उदाहरण और ले लेते हैं। ये महेश भगवान शंकर को कहते हैं। हमने कल की वीडियो में बात की थी भी शंकर के पर्यायवाची, तो एक पर्यायवाची और आ गया। ये रमा, ये विष्णु का पर्यायवाची आ गया। ये रमेश। उसी प्रकार सुदेश भी हो सकता है, सुधा, धनीश। तो उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, हम यहाँ समझने के लिए केवल कुछ एक उदाहरणों के साथ ही काम कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हमने यहाँ जो अ और आ है, इनके साथ ई के सभी रूपों को मिला लिया, आ के साथ भी मिला लिया और अ के साथ भी मिला लिया। तो सब जगह मिलाने से क्या बना, ए बना। तो एक गुण तो यह संपन्न हुआ, इसको हम कहते हैं गुण संधि। दूसरा गुण क्या है, ए, ओ, अर, यह क्या कहलाते हैं, ये तीनों गुण कहलाते हैं। अब अ के साथ उ मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। ज्ञान संधि उदय, क्या बनेगा, ज्ञानोदय। अ और उ मिलके ओ बन गया। उसी प्रकार सर्व, धन, उत्कृष्ट, तो ये क्या बना, सर्वोत्कृष्ट। तो देखिए हमने कहा था ना ट्रिक है, तो यहाँ जहाँ भी ओ की मात्रा लगेगी वहाँ पर भी एक ट्रिक सिस्टम ये है कि वहाँ गुण संधि होगी। ए की मात्रा लगेगी वहाँ गुण संधि, ओ की मात्रा लगेगी वहाँ गुण संधि। अब हमने अ के साथ उ मिलाया था, अब अ के साथ दीर्घ उ मिला लेते हैं तो भी क्या बनना है, ओ ही बनना है। अब ये हम उदाहरण ले सकते हैं, सूर्य और एक ऊष्मा,
गर्मी, तेज। इसकी संधि करेंगे तो ये सूर्योष्मा। ऐसे ही जल, मैंने पहले कहा था ना ऊर्मी शब्द बार बार आएगा, ये ऊर्मी फिर आ गया, लहर। पानी की जो लहरें उड़ती है वो जलोर्मी। देखो ये आ गया ओ की मात्रा, वही गुण संधि। अब हमने अ के साथ ह्रस्व उ को मिला लिया और दीर्घ उ को भी मिला लिया। अब क्या करेंगे, हम आ के साथ ह्रस्व उ को मिलाते हैं। वही क्या रूप बनेगा, वो बनेगा। अब महाधन उत्सव, तो शब्द बनेगा महोत्सव। हालांकि उत्सव की भी संधि होगी, वो हम व्यंजन संधि में करेंगे। यहाँ हमारा जो देखना है वो है आ और ऊ दोनों पर। उसी प्रकार एक शब्द है महोदक, महा उदक। उदक कहते हैं जल को, पानी को। तो बहुत सारा पानी है तो उसके लिए इस महोदक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, आ के साथ अब हम दीर्घ ऊ मिलाएंगे। तो दीर्घ ऊ मिलाएंगे तब भी वही ओ का विकार होना है, इसको भी गुण कहते हैं। तो गंगा। अब आप स्वयं समझ जाओगे कि यहाँ क्या लगने वाला है। ऊर्मी, ये यहाँ भी ऊर्मी लग सकता है। ऊर्मी किसे कहते हैं, हम लहर को कहते हैं। तो वही शब्द बनेगा गंगोर मी। ये पुनः ओ आ गया, इसका मतलब वही गुण संधि। ये एक शब्द नया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, महोरु। इसमें महा, धन, उरु। उरु कहते हैं बड़े को, बड़ा को, विस्तृत को। तो जो बहुत बड़ा होता है उसके लिए महोरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक बार आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे व्यवहार में इसका प्रयोग कम होता है, संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत होता है। तो उरु शब्द है, उरु का अर्थ है बड़ा, और महोरु शब्द का अर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इस प्रकार यह ओ वाला जो विकार है वो संपन्न होता है। तो अभी हमने आ के साथ ई को मिला लिया, ह्रस्व और दीर्घ दोनों को मिला लिया, फिर ऊ को मिला लिया, उसमें भी ह्रस्व और दीर्घ रूप दोनों को मिला लिया। अब हम मिलाएंगे जो चौथा मूल स्वर है हमारा री, उसको। ये ओ और उसके साथ ये री। तो वही विकार तो वही होना है जो हमने शुरुआत में लिख दिया था, ये अर। तो उसके उदाहरण आप देखिए, हमारे री के उदाहरण वही मिलेंगे जो संस्कृत में शब्द है ऋषि। तो इसके आगे लगा देंगे हम ब्रह्म और संधि हो जाएगी ऐसे। मैंने कहा था ना, जब ऐसे आप अंत में रकार मिलता है तो वहाँ भी हम ट्रिकिंग मेथड से कह सकते हैं कि कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। देव, ऋषि, वही यहाँ अ है और री है तो अर बना। फिर अर में वह पूरा हो गया, वो पीछे रह गया, श के साथ ई की मात्रा और रकार, ये देवर्षि बन गया। तो इस प्रकार ये पहला उदाहरण गुण संधि का और तीसरे रूप का संपादित होता है। अब हम यहाँ अ के साथ री को मिला दिया
अब आ के साथ री को मिला लेते हैं। तो वही उदाहरण, पहले हमने ब्रह्म लगाया था तो यहाँ महा लगा देंगे। तो ये ब्रह्म ऋषि था, अब महाऋषि है तो इसको मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा महर्षि। वही आप देख सकते हो रकार। उसी प्रकार आ के साथ हमने री मिलाया तो एक शब्द है वर्षा, और उसके साथ हम लिख देते हैं ऋतु। तो इसका संधि करेंगे तब हो जाएगा वर्ष ऋतु, क्यों आ और री मिल करके अर बनता है। अब दीर्घ ई जो ऐसी लिखी जाती है वो हमारे प्रयोग में नहीं आती है, संस्कृत में आती है, इसलिए उसका उदाहरण हम यहाँ नहीं देंगे। तो इस प्रकार हमने जो गुण संधि की बात की, तो आ के साथ हमने ऊ को मिलाया, ई को मिलाया और री को मिलाया। तो ऊ को मिलाया तो ओ बना, री को मिलाया तो अर बना, और ई को मिलाया तो ए बना। इसके बाद हम कुछ ऐसे उदाहरणों से बात करेंगे जो हमने इस क्रम में तो नहीं रखे हैं, बाकी आपको ध्यान रखना है कि वो इसी क्रम में कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। जैसे आप सोचो कोई शब्द, जैसे गजेंद्र, अब कहाँ आएगा? अब देख लो, गज और इंद्र शुरुआत वाले उदाहरण में आ जाएगा। फिर देखो महोदधि, उदधि कहते हैं समुद्र को, बड़ा समुद्र, तो आ उ आया तो उस उदाहरण में आ जाएगा। नरेश, तो नर और ईश, ये उसमें आ जाएगा। कल्पेश, कल्प और ईश। उसी प्रकार प्राप्तोदक, जैसे महोदक हमने किया था, अब एक उदाहरण ऐसा हो सकता है प्राप्तोदक, ये RS की परीक्षा में पूछा भी गया है। तो प्राप्त धन उदक, उदक कहते हैं जल, ये जल प्राप्त हुआ ऐसे। तो ऐसे अनेक उदाहरणों के साथ जब हम काम करेंगे तब हमें ये गुण संधि की स्पष्ट समझ बन पाएगी। तो आपको पास जितने उदाहरण हो पाठ्य पुस्तक में मिले, उनके साथ दैनिक जीवन में मिले, उनके साथ अखबार पढ़ते हो, उनके साथ कहीं पर भी जैसे ए ओ का कोई संस्कृत निष्ठ शब्द मिलता है तो आप उसमें संधि विच्छेद करके देखें, उससे आपके ज्ञान की पुष्टि होगी। अन्यथा जो मेरे आप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस संधि में कुछ अपवाद है। अपवाद उसे कहते हैं जो अभी हमने नियम कायदे बताए हैं, उन नियम कायदों में कुछ शिथिलता लिए हुए हैं। वैसे तो दिख तो वैसे ही रहे हैं, परंतु कुछ उसमें भिन्नता है, उसको कहते हैं अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जो कहा गया है, जो बोला गया है, उससे कुछ उल्टा। जैसे प्र और ऊढ़, अब इसकी संधि तो यही होनी चाहिए, अ है ऊ है, तो क्या बनना चाहिए था? ओ बनना चाहिए था गुण की संधि के हिसाब से, परंतु ये बनता है ऐसे। तो यह एक अपवाद है। ऊढ़ कहते हैं ढोया गया, ले जाया गया, या विवाहित पुरुष को कहते हैं। हम यहाँ इसका ज़्यादातर प्रयोग विवाहित पुरुष के अर्थ में करते हैं। उसी अर्थ में फिर नवोढ़ा शब्द का हमने प्रयोग किया था पीछे, तो वही वहीं ऊढ़ विवाहित पुरुष और ऊढ़ा विवाहित स्त्री। तो ये यहाँ एक अपवाद है। यहाँ होना क्या चाहिए था नियमों के अनुसार? ओ होना चाहिए था, परंतु हुआ क्या है? औ हुआ है, इसलिए इसको अपवाद कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें इसी को सही मानना है, इसको सही
नहीं मानना है, ये गलत है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण जो हमारे व्यवहार में प्रयोग होता है वो भी अपवाद के रूप में है। अक्ष धन उहिनी। उहिनी कहते हैं एक क्रमबद्ध जो समुदाय होता है या कोई सेना होती है या क्रमबद्ध कोई रूप होता है, उसको कहते हैं उहिनी, और इसके साथ लगा हुआ है अक्ष। तो इनको दोनों को मिलाते हैं तो एक विशेष सेना का अर्थ ध्वनित होता है, जिसमें कई प्रकार के घोड़े, हाथी, पैदल, रथ वगैरह शामिल है। महाभारत में इसका जिक्र आता है। तो इसकी जब संधि करते हैं तो अक्ष, अब ए के साथ ऊ मिला तो ओ होना चाहिए था, परंतु होता क्या है, ये अक्षोहिनी। तो उसको कहते हैं एक सेना विशेष। तो ये देखो ओ की जगह औ बना, मतलब वृद्धि संधि की तरह बन रहा है, परंतु नियम कायदे हमारे वाले यहाँ नहीं लग रहे हैं, इसलिए इसको भी अपवाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार कुछ संस्कृत निष्ठ शब्द है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हालांकि हमारे व्यवहार में तो ये दो ही शब्द काम आते हैं अधिकतर, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उनका भी हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। ये स्व धन इर। इर कहते हैं जो मन मर्जी करने वाला, मन मर्जी करने वाला। अब जब ये इसकी संधि करेंगे तो नियमानुसार तो अ के साथ ई है तो ए बनना चाहिए, परंतु ये बनता है ऐसे स्वैर, जो मन मर्जी करने वाला है। और अगर स्त्री के लिए आएगा तो ये स्वेरिणी आ जाएगा। यहाँ तो कोई अंतर नहीं आएगा, स्व प्लस धन ईरिणी आ जाएगा, तो संधि करेंगे तो स्वेरिणी हो जाएगा। तो ये भी एक अपवाद है इस गुण संधि में। अगला क्या अपवाद है उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि जानबूझकर उन उदाहरणों को उठाया जाता है जो संधि के नियमों से परे हो, या आपके अगर साक्षात्कार में भी ऐसे शब्दों के बारे में पूछ लिया जाता है जो नियमों से कुछ भिन्न हो, तो इसलिए उन शब्दों की जानकारी हमें होना जरूरी है। जैसे सुख, दिन, रित। रित का अर्थ होता है सत्य, सच्चा। तो अगर इसकी संधि होनी चाहिए थी तो ऐसी होनी चाहिए थी, सुख ए के बाद में री आता तो क्या बनता, अर बनना था, परंतु यहाँ क्या बना है, सुखार्थ, आर बन गया। उसी प्रकार 10 धन ऋण। अब इसके अपने नियमों के हिसाब से यहाँ अ है, यहाँ री है, तो अर बनना चाहिए था, परंतु बनता क्या है, आ, आर, ये दशारण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गुण संधि में आपको ए, ओ और अर का ध्यान रखना है। और ट्रिक के लिए कोई शब्द संधियुक्त शब्द है, उसमें ए की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी है, या रकार ऊपर लगा हुआ है, तो वहाँ गुण संधि है। कुछ एक जो अपवाद है, ये अक्षोहिणी, ये स्वेर, ये सुखार्थ, दसारण, प्रौढ़, तो इनको हमें मस्तिष्क में अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। और ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम गुण संधि की ठीक ठीक समझ विकसित कर सकेंगे। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, ठीक समझ बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ काम करना पड़ेगा। जितने उदाहरणों के साथ काम करोगे, आपका संधि का ज्ञान उतना ही
मजबूत होगा। जैसे मैंने ये, आप नियम भूल भी जाओ, मान लो ये प्रोड लिखा हुआ आ गया परीक्षा में, और अब आपसे संधि के लिए पूछा जाए, तो आपको पता है कि इसमें एक प्रश्न उपसर्ग है और ऊढ़ शब्द है, तो आप बिना नियम कायदे जाने ही इस शब्द का संधि विच्छेद ठीक ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको शब्द के जो विश्लेषण है उसकी ठीक ठीक समझ होनी जरूरी है। मेरे साथ, चैनल के साथ आप जुड़ते रहिए, प्रतिक्रियाओं से अवगत करवाते रहिए। हम संधि के अगले भाग पर बात करेंगे। अगली संधि है वृद्धि संधि, उस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। इस संधि के बारे में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देवें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए से नए वीडियो लगातार मिलते रहें। इसी शुभकामना के साथ, इसी सद्भावना के साथ, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।